हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है संगीत झा और आप लोगों का स्वागत है जीएस विद संगीत सर के यूट्यूब चैनल पर। तो हम लोग हिस्ट्री के 2 लेक्चर्स दे चुके थे। मैं सोच रहा हूं कि आप लोगों को किताब से ही पूरा समझा दूं कि अगर आपके पास ल्यूसेंट की किताब है तो मैं आपको यहां से समझा दूंगा और आप लोग किताब में जाकर या फिर इसी वीडियो से नोट्स बनाकर आप उसे लिख सकते हो। ठीक है, तो यहां पे मैं लाइन बाय लाइन आपको समझाता हुआ जाऊंगा। मैंने एक नया इनिशिएटिव शुरू किया है, मुझे बताइएगा कि ये ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। आप लोगों को अच्छा लग रहा है? अच्छा लगेगा तो दोबारा कर देंगे इसको, नहीं लगेगा तो बंद कर देंगे। बताइएगा कैसा लगा। ठीक है, तो मगध के बारे में हम लोग थोड़ा देखना चाहते हैं कि इतिहास में मगध का अपना एक अलग रूप है। तो मगध के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं और हरियंक वंश को खत्म करेंगे। तो थोड़ा 10-15 ज्यादा थोड़ा लंबा लेक्चर हो जाएगा, बताइएगा ठीक लगा कि नहीं। ठीक है, तो मगध का उत्कर्ष होता है, एक चैप्टर है हमारे एंशिएंट हिस्ट्री में, राइज ऑफ मगध। उस समय आपके 2 ऐसे वंश चल रहे थे अलग अलग जगह, मगध और एक अवंती। साथ साथ में आपका कोसला भी है, आपका वात्स्य भी है। तो ये लोग आपस में, ये जो 4 राजवंश है ना, आपस में लड़ रहे थे कि मैं बड़ा, कि मैं बड़ा, तू बड़ा, कि मैं बड़ा, ऐसा वाला। तो उस समय मगध और अवंती का अपना एक रॉयल रूप था। अवंती आपका मान लीजिए कि जो माहिष्मती वाला एरिया है ना, जिसमें मूवी में दिखाया गया भलाल देव वाला, बाहुबली वाला, तो वही वाला अवंती वाला एरिया है साउथ पार्ट में। और मगध आपको पता ही है बिहार वाला पार्ट। इन दोनों वंशों के बीच में लड़ाई चल रही थी, बीच में ये कोसला और वात्स्य भी थे। मगध सबसे आगे निकल गया। वो क्यों निकला, यहां पे हमारा अगला कॉन्सेप्ट आ जाता है कि रीजन क्या है मगध के आगे बढ़ने का। ज्यादातर आपको ज्योग्राफिकल पोजीशन देखनी होती है, लिखा है ना ज्योग्राफिकल पोजीशन, जो मैं बोलता जा रहा हूं वो लिखा हुआ है, आप बस पढ़ते जाइए उस चीज को। एक एडवांटेज है ज्योग्राफिकल पोजीशन का। किस चीज का सर, क्या ज्योग्राफिकल मिल गया इसको? आयरन का। क्योंकि आपको पता है कि जब हमने पाषाण काल पढ़ा था तो पाषाण काल में पत्थर आ गए थे, है ना। जो पत्थर है तभी तो पाषाण युग हुआ। जब हम पाषाण काल से हड़प्पन सभ्यता में आते हैं तो हड़प्पन सभ्यता में क्या मिलता है हमें? ब्रोंज। पॉटरी जो मिलती है वो ब्रोंज से, तभी तो बोलते हैं ब्रोंज एज सिविलाइजेशन है, वहां ब्रोंज मिल गया। आपका कॉपर, जो आपका ताम्र पाषाण काल है, क्या है उसके अंदर क्या था? आपका कॉपर और टिन जुड़ गया, तो कॉपर और टिन मिलकर क्या बन जाता है? ब्रोंज बन जाता है। तो आपके धातुओं के हिसाब से आपको जो खनिज मिल रहे हैं, चाहे वो पत्थर की फॉर्म में हो, चाहे वो आपका ब्रोंज की फॉर्म में हो, चाहे वो एक आयरन की फॉर्म में हो, ये आपके इतिहास की पूरी परिभाषा को चेंज कर देते हैं। तो ये जो आयरन है ना, आयरन ये मिल गया आपको बहुत ज्यादा। कहां पर? मगध के आसपास के एरिया पे, जो राजगीर में पड़ता है। आपको पता होगा कि पहली राजधानी जो हरियंक वंश की है, उन्होंने राजगीर या राजगृह को ही बनाया था। तो राजगीर के आसपास जब इनको आयरन मिल गया तो उस आयरन से क्या बनाया उन्होंने? कुल्हाड़ी। तो उन्होंने पहले से ही पत्थर से बना के कुल्हाड़ी बनाई हुई थी। मैंने कहानी आपकी जोड़ी हुई है इस वीडियो में, अब देखिएगा पहला वीडियो जो है उसमें मैंने आपको बताया कि पहली बार कैसे एक पत्थर से कुल्हाड़ी को बनाया गया था। तो अब इन्होंने क्या किया, उस पत्थर से उस कुल्हाड़ी से पत्थर को हटा दिया, उस पत्थर की जगह क्या लगा दिया? उस कुल्हाड़ी में आयरन लगा दिया। तो उससे क्या करेंगे? हम पूरा जंगल साफ कर देंगे। और जब जंगल साफ कर देंगे तो हम वहां पे क्या करेंगे? खेती करेंगे। खेती करेंगे तो हमारे पास क्या होगा? हमारे पास अनाज उगेगा। देख रहे हो, मगध लेदर सेंटर ऑफ मिडिल गैंगेटिक प्लेन। आपको पता है मिडिल गैंगेटिक प्लेन वाला कौन सा? बिहार उत्तर प्रदेश का एरिया। वहां पर क्या मिलता है? आपकी गंगा और ब्रह्मपुत्र क्या लेकर आती है? रिच सैंड, सिल्ट, क्ले, एलुवियम रहता है। उसको जंगल को साफ कर दिया गया उन कुल्हाड़ियों से, क्योंकि आयरन से आप कुछ मारोगे तो वो पेड़ जल्दी आपका कट जाएगा ना, जंगल साफ हो जाएंगे। जंगल साफ हो गए तो क्या मिल गया? फर्टाइल हो गया वो एरिया, फूड सरप्लस हो गया। अब व्यापार करोगे, ज्यादा कितना खाना खाओगे? खाना खाओगे फिर बेचोगे, तो आसपास के लोगों को, आसपास के राजवंश को अपना खाना बेचोगे तो मगध क्या हो जाएगा? मगध का व्यापार बढ़ेगा, मगध की आर्थिक स्थिति स्ट्रांग होगी। और जिसकी आर्थिक स्थिति स्ट्रांग होती है वो और ज्यादा ताकतवर और ज्यादा स्ट्रांग होता रहता है। पर सर उससे हम वेपन भी तो बनाएंगे, वही चीज तो लिखी है कि ये जो लोग अब क्या बनाने वाले हैं? वेपन्स बनाएंगे। मतलब पहले जो चीज पत्थरों से मारने में टाइम लगता था, किसी को पत्थर से मारो तो शायद मरने में टाइम लगेगा, अब आप किसी को आयरन की रॉड से मारोगे, आयरन के जो बने हुए इंप्लीमेंट्स होते हैं उससे जो कुल्हाड़ी बनेगी, नुकीली वाली कुल्हाड़ी, उससे जो तीर कमान बनेंगे वो कैसे रहेंगे? जानलेवा होंगे। तो पहले जो कोई भी आपकी फाइट होती थी उसमें जो लोग मरते थे उसका जो होता था आपकी मरने की संख्या वो कम होती थी, पर यहां तो मरने की संख्या तो अब लाजवाब हो जाएगी।
यहां तो अब जो राजवंश आपस में टकराएंगे, ये मगध, कोसला, वात्स्य, कौशंबी, जितने भी एरिया है सारे के सारे, ये आपस में जब अब फाइट करेंगे, ये तो बहुत लोग मरने वाले हैं। वही चीज लिखा है ना मैंने, आयरन एक्सेस, आयरन की कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी वाली असली वाली कुल्हाड़ी जो आज यूज होती है, उन्होंने फॉरेस्ट को क्लियर किया, उससे सिर्फ प्लग शेयर्स बनवाए। तो प्लग शेयर से क्या किया उन्होंने, उनकी जो जमीन थी जहां पर खेती बाड़ी होती थी, वहां पे जो उन्होंने बैल को जोता जाता था, वहां पे कुल्हाड़ी वाले यूज किए गए। तो क्या होगा, खेती अच्छी होगी, इंक्रीज द ग्रेन प्रोडक्शन, मतलब आर्थिक स्थिति भी स्ट्रांग हो रही है मगध की। साथ ही साथ ये लोग अब जो वेपन्स बनाएंगे, जो अपने राजवंश को स्ट्रांग करने के लिए कुछ भी चीजें आप कोई भी चीज बनाएंगे, वो चीज क्या होगी, आयरन की बनी होगी, और वो चीज आगे की तरफ बढ़ती जाएगी इनकी आर्थिक व्यवस्था को स्ट्रांग करने के लिए। इससे इनकी जो मिलिट्री है वो भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। और हम देखेंगे अजातशत्रु इन सब चीजों को कैसे यूज करता है। जब भी दिमाग में मगध आता है, सबसे पहले हरियंक वंश की बारे में हम लोग बात करते हैं। क्यों सर हरियंक वंश के बारे में क्यों याद करते हैं, क्योंकि हरियंक वंश ने कुछ ऐसा किया था जो बाकी के राजवंश नहीं कर पाए थे। क्यों सर, क्योंकि इन्होंने घोड़े वोड़े तो हर लोग यूज कर रहे हैं, घोड़े का यूज कर रहे हैं वॉर में, हर कोई यूज कर रहा है, पर इन्होंने हाथियों का यूज करना शुरू कर दिया। आपके किसने, हरियंक वंशों ने। हरियंक डायनेस्टी जैसे ही बनी, उन्होंने लड़ाई लड़ने के लिए सिर्फ वो जो कुल्हाड़ी हम बोल रहे थे, जो तीर कमान बोल रहे थे, जो ये लोहे से बना रहे हैं, सिर्फ वो यूज नहीं कर रहे, ये लोग बड़े बड़े हाथी यूज कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि बाबर के बारे में हम देखते हैं कि बाबर ने बताया था कि जब वो आया था तो उसने सबसे पहले गोला बारूद लेकर आया। तो गोला बारूद लेकर बाबर आता है और पूरे इब्राहिम लोदी की सेना को जान से मार देता है, खत्म कर देता है। तो पहली बार कोई चीज आप अगर बहुत ज्यादा तर्ज पर यूज कर देते हो तो सामने वाले को पता ही नहीं होता कि इस चीज का यूज क्या करना है। आपने हाथी का यूज किया, लोग सोचते होंगे हाथी तो बस एक बड़ा सा गैंडा जैसा है, इसको क्या यूज करेंगे। हरियंक वंश वालों ने एलिफेंट का यूज इतने बड़े तर्ज पर किया है कि आने वाली जितनी भी सेना होती थी वो तितर बितर हो जाती थी। वॉर एलिफेंट्स बोलते हैं, वॉर एलिफेंट्स। तो बिंबिसार जिसे हम शोने कहते हैं, वो 544 से 492 बीसी की तर्ज पे राज कर रहा है। कब सर, इसने हरियंक वंश की स्थापना की है। पर मगध की स्थापना करने का श्रेय किसको जाता है सबसे पहले, ये तो लिखा हुआ यहाँ पे आपका बिंबिसार है, आपका बृहद्रथ था, और उसका बेटा कौन था आपका, बताइए। अब महाभारत में उसका नाम है कौन, बताइए। महाभारत में भीम ने एक आदमी की जो आपका जरासंध नाम का था, उसे बीच से फाड़ दिया था, तो उसका नाम क्या है, मेरे मुंह से निकल ही गया, आपका जरासंध। बृहद्रथ का बेटा जरासंध भी आपका राज करता है महाभारत के टाइम पे, और उसका जिक्र हमें मिलता है जब भीम से उसका मल्ल युद्ध हुआ था। उसके बाद आगे जाकर हम देखते हैं कि इतिहास में बिंबिसार ने हरियंक वंश की स्थापना की। मगध एक लीडरशिप पोजीशन में आया था बिंबिसार के टाइम में ही। पहले बृहद्रथ था या जरासंध था, तो उसके बीच में हमने इतिहासकार और माइथोलॉजी के ऊपर हम नहीं जाएंगे, पर बिंबिसार को असली में कहा जाता है कि उसके बारे में जो हमें पता चलता है कि लीडरशिप क्वालिटी वो बिंबिसार में थी। वो गौतम बुद्ध का क्या है, कॉन्टेम्परेरी, मतलब समकालीन है। जब आपकी बिंबिसार जिंदा है, मतलब गौतम बुद्ध भी उसी समय जिंदा है। और बिंबिसार ऐसा नहीं था कि हम कहेंगे कि सर बिंबिसार तो मतलब लड़ाई लड़ने में, अगर मान लिया कि उसने वॉर एलिफेंट्स यूज किए हैं, वो ऐसे वेपन्स यूज कर रहा है, ऐसे तो वो सबको जान से मार के खत्म कर देगा और मगध को एकदम आगे लेकर चला जाएगा। पर ये थोड़ा सा आपका सही शून्यता वाला भी इंसान था। मतलब कैसा सर, मतलब इसने शादी कर भी अपना साम्राज्य विस्तार किया है। कैसे सर, मतलब जो कोसला में एक देवी थी आपकी, देवी मतलब सर महारानी वाली, कोसला देवी, उससे शादी कर ली, और आप जिससे शादी कर लेते हो तो वो एरिया मतलब इनडायरेक्टली आपके अंदर आ जाता है। इसने क्या किया है, शादी कर जो एक शादी नहीं की, इसने हजारों शादियां की होंगी, पर मेन जो 3 शादियां हैं इसकी कोसला, लिच्छवी और फिर आपके चेतक के मदारा राज्य थे, आपके खेमा वाला वो एरिया से। मतलब सर मदारा किंग वाला कौन सा हो गया, पंजाब का एरिया। मतलब पंजाब से लेकर लिच्छवी क्लैन, कोसला, मतलब मान लीजिए मगध जो है बिंबिसार के अंदर पंजाब से लेकर अंग तक आ चुका है, क्योंकि इसने अंग को भी हरा दिया था। इसको तो काशी कैसे मिल गया सर, काशी कैसे मिला है, दहेज में मिला है। कोसला की जो आपकी महारानी थी कोसला देवी, जब इसने महाकोसला से शादी कर ली, कोसला देवी शादी कर ली, तो उनको जो काशी है बिंबिसार को दहेज में मिल गया। तो काशी मिल रहा है,
पंजाब का मदारा वाला एरिया मिल रहा है, आपको लिच्छवी मिल रहा है छिल्याना से शादी करने के बाद, और कोसला देवी से कोसला तो मिल ही रहा है, और साथ में काशी जो आपका वाराणसी वाला एरिया है, आपका बनारस वाला, वो भी मिल रहा है। देख रहे हो, सिर्फ लड़ाई करने पे इसका ध्यान नहीं है, इसलिए बिंबिसार का नाम हम इज्जत से लेते हैं, क्योंकि ये आपका राजनीति और कूटनीति में दोनों चीजों में आगे है। सेना ये भी रख रहा है, लड़ाई ये भी लड़ सकता है, इन सबको हरा सकता है, इनकी कोई औकात नहीं है कि बिंबिसार के सामने खड़े हो जाए, ये आराम से हरा देगा। पर ये सभी के साथ एक विवाह जो होती है उसकी नीतियों के साथ आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ता जा रहा है। सर इसने अंग को भी ले लिया, मतलब पीछे वाला जो एरिया है बिहार का अंग का, वो भी ले लिया, और उज्जैन के जो राजा थे, अरे भाई भाई क्या बोल रहे हैं, मैंने बोला था कि अवंती वाला जो एरिया है, अवंती वाला, उसके साथ ज्यादा चल रहे, यहां बताया ना मगध कोसला वार से अवंती, मगध और अवंती के बीच में बहुत वॉर चली है पिछले बार में, बिंबिसार के टाइम से चल रही है। तो अवंती के राजा प्रद्योत की, प्रद्योत लिखा है, प्रद्योत के साथ एक था कि मनमुटाव था, लड़ाई थी, झगड़ा था, पर प्रद्योत को क्या हो गया, जॉन्डिस हो गया था। अच्छा सर जॉन्डिस हो गया तो क्या हो गया, ये तो अच्छा हो गया, बिंबिसार चाहेगा मर जाए प्रद्योत, पर नहीं, कि बिंबिसार ने यहां पर एक दुश्मनी और दोस्ती का एक अलग ही मतलब मुजाहरा किया। क्या मतलब सर, उसने उज्जैन में आपके मगध के एक नरेश होता है, एक राजा का अपना अपना एक होता था, क्या होता है बोलेंगे, एक डॉक्टर, उसके यहां में काम करता है, रॉयल फिजिशियन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रॉयल फिजिशियन, एक डॉक्टर जो आपका बस उस राजवंश के लोग जब ठीक वीक होंगे या खराब उनकी तबियत खराब हो गई होगी, तो रॉयल फिजिशियन जो जीवक है उसे भेज दिया गया था अवंती। लोग पूछते हैं भाई आपका तो वो दुश्मन है अवंती का राजा प्रद्योत, उसको जॉन्डिस हुआ तो आपने अपना को क्यों भेजा, अपना कोई डॉक्टर क्यों भेजा आपने, तो बोलते हैं भाई सामने वाला दुश्मन भी तो रहे, तो कि दोस्ती और दुश्मनी साथ में रखनी चाहिए ना, एक ही तो दुश्मन है मेरा, उसके साथ वॉर लड़ने में मजा भी आता है। अरे भाई अच्छा है कि जिंदा रहेगा, मर जाएगा तो फिर कौन दुश्मनी निभाएगा, हर कोई तो दोस्त बन चुका है। दुश्मनी जिंदा रहने के लिए दुश्मन का भी तो जिंदा रहना चाहिए, ये अलग सोच थी। इसने प्रद्योत को अपना एक राजवैद्य जीवक भेज दिया, रॉयल फिजिशियन मतलब क्या होता है आपका राजवैद्य, ये भेज दिया, डॉक्टर भेज दिया प्रद्योत के समय, और प्रद्योत को ठीक भी करवा दिया उसने। देख रहे हैं थोड़ा आपका रावण जैसा है अलग तरीके से, दोनों तरीके से सोचता है, 10 दिमाग ऐसे आपका बिंबिसार। इसने सेना रखी हुई है, इसको सेनिया भी कहते हैं, शोनिक भी कहते हैं, सेनिया भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि इसके पास ये पहला इंडियन किंग है जिसके पास एक रेगुलर और स्टैंडिंग आर्मी है, मतलब एक आर्मी इसके पास रखी हुई है, वो आर्मी इसके लिए लड़ने मारने के लिए तैयार है, और उसके पास तरह तरह के रथ मुसल भी मौजूद हैं। मैं आपको बताऊं अजातशत्रु के टाइम पर कि अजातशत्रु ने किस तरीके से भल्लाल देव वाला रथ होता है ना, आपका दिखाया गया बाहुबली में, भल्लाल देव वाला रथ मुसल यूज किया गया है, महाशील कंटक यूज किया गया है, यह हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। इसने अपनी राजधानी क्या बनाया, राजगृह। क्यों बनाया सर, राजगृह आपके पहाड़ों के बीच के एरिया में आता है, जैसे कि केदारनाथ, ये 4 पहाड़ हैं और बीच में आ गया क्या आपका राजगृह, कि अपनी जो उसकी कैपिटल है, राजधानी है, इसने इसको क्या किया, सिक्योर कर दिया, कि अगर कोई दूसरा अवंती का राजा या आपका कोसला का राजा कोई हम पर अटैक करने की सोचता भी है, तो हमारा जो एरिया है राजगृह वो सारे पहाड़ों के बीच में पड़ता है, जिससे हम दूसरे वाले राजाओं से अपने कैपिटल को बचा लेंगे। क्योंकि कैपिटल अगर गिर गया, कैपिटल अगर दुश्मन के हाथ में आ गया, तो पूरा राजतंत्र विखंडित हो जाएगा। आपका रशिया यूक्रेन पर क्यों नहीं जीत पाया है, क्योंकि वो उसकी राजधानी कीव को अटैक ही नहीं कर पाया है, जीत नहीं पाया है। जब तक कैपिटल नहीं गिरेगा तब तक वो देश बचा हुआ है, तो इसलिए कैपिटल को हमेशा देश के बीच में रखते हैं। राजगृह भी मगध के बीचों बीच था। ठीक है, तो अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे अजातशत्रु के बारे में। मुझे बताइए आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत तो नहीं, अच्छा लगा है लेक्चर, कि हमने मगध क्यों शक्तिशाली हुआ, मगध के पास किस तरीके से आपका राजधानी राजगृह को रखा गया, और उज्जैन के राजा जो आपके प्रद्योत हैं उसको जीवक क्यों भेजा गया, ये कूटनीति राजनीति बिंबिसार की थी, मुझे बहुत पसंद आई। क्योंकि ये शादियां कर भी जमीन ले रहा है, दहेज में मिल रही काशी को भी ले रहा है, अंग को अपनी सेना के नीचे कुचल भी रहा है, और साथ में अंग में अजातशत्रु को गवर्नर भी बना देगा वो आगे जाकर, और अजातशत्रु उसको जहां से भी मार देगा। देखिए बाप बेटा, बेटा बाप,
क्या चल रहा है। ठीक है, तो बताइए कैसा लगा लेक्चर, मजा आया कि नहीं, कहानी आपको समझने में। साथ में इस वीडियो को दोबारा रिवाइंड कर लीजिएगा और ऐसे करके हम पूरी बुक को ही चाट जाएंगे। ठीक है, टाटा बाय बाय सायोनारा। जीएस विद संगीत सर को प्यार देते रहिए और इस चैनल को प्यार देते रहिए। चलिए।